हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स माय स्मार्ट वे। पिछले क्लास में हम गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे। आज गियर के क्लासिफिकेशंस, लॉज ऑफ गियरिंग, पाथ ऑफ कांटेक्ट एंड आर्क ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम इस लेक्चर वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो गियर जनरली हम गियर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गियर एक ड्राइव है। तो एक पावर ड्राइव है। पावर ड्राइव का मतलब हमेशा ये पावर ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन सेप्ट टू अनदर सेप्ट, एक सेप्ट से दूसरे सेप्ट तक जो पावर ट्रांसमिशन होगा। अब देखिए, पावर ट्रांसमिशन तो हम बेल से भी कर सकते हैं, रोप ड्राइव से भी कर सकते हैं। तो हम गियर ड्राइव कहाँ पे यूज़ करें? जनरली बेल ड्राइव हम कुछ बेल ड्राइव यूज़ करने से कुछ फ़ायदा है अब और कुछ डिसएडवांटेज भी है। फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है बेल ड्राइव हम बहुत मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेप्ट, दो सेप्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हुआ तो हम ज़्यादा होने से भी हम बेल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गियर ड्राइव हम जब दो सेप्ट बहुत करीब होगा, लगभग लेस देन 1 मीटर और 1 मीटर के करीब, तब हम गियर ड्राइव यूज़ करते हैं। बेल ड्राइव में एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि बेल ड्राइव में हम जानते हैं कि स्लीपिंग फेनोमेना रहता है। ठीक है, तो स्लीपिंग के वजह से बेल ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन में बहुत सारे इंटरवेंस आते हैं, प्रॉब्लम होता है। लेकिन गियर ड्राइव में ऐसा कुछ इंटरवेन ऑफ पावर नहीं आएगा। मतलब जब भी आप पावर ट्रांसमिट करेंगे इजीली कर सकते हैं। कोई भी स्लिपिंग वगैरह या फिर क्रीप फेनोमेना कुछ नहीं आएगा जो बेल ड्राइव में आते हैं। और एक चीज़ बात है कि गियर ड्राइव जब हम इसे काम करता है ना, कोई बहुत कॉम्पैक्ट प्लेस में काम करते हैं, मतलब छोटी सी जगह पे आप गियर ड्राइव पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। लेकिन बेल ड्राइव के लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यही एडवांटेज है गियर ड्राइव यूज़ करने का। और हम स्लिप ऑफ द बेल्ट क्यों होता है, होने से क्या होता है हम तो जानते ही है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो गियर ड्राइव, तो पावर ड्राइव ट्रांसमिशन हम बोल देंगे, ये तीनों बेल्ट ड्राइव से भी पावर ट्रांसमिशन हो सकते हैं, गियर ड्राइव से भी, चेन ड्राइव से। तो स्मॉल सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सेप जब होगा तब हम गियर ड्राइव यूज़ करते हैं। अब देखिए गियर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हमने बताया कि गियर का फंक्शन जो है वो पावर ट्रांसमिट या फिर मोशन ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन सेप टू अनदर। अब देखिए, जो पावर ट्रांसमिशन करेगा उसके हिसाब से हम अगर क्लासिफिकेशन करें, गियर एक टूथेड व्हील है तो इसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करें? इसका क्लासिफिकेशन बहुत पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सेप्ट, सेप्ट का जो एक्सिस है उसका पोजीशन क्या है, मतलब दो सेप्ट रहेगा या तीन सेप्ट रहेगा। गियर जब पावर ट्रांसमिट करेगा, दो गियर, तीन गियर, चार गियर, जितने भी गियर रहेंगे और उसके साथ अगर सेप्ट रहा तो दो या तीन या चार सेप्ट रहा, तो वो सेप्ट का जो एक्सिस है, सभी सेप्ट का एक्सिस अगर पैरेलल हुआ तो एक टाइप का गियर बनता है, इंटरसेक्टिंग हुआ तो एक टाइप का, और नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल हुआ तो भी एक अलग से बनता है। और अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर, गियर के पेरिफेरल वेलोसिटी, बाहरी तरफ जो वेलोसिटी मिलता है, मतलब गियर पेरिफेरल मतलब वो बनता है हमेशा टीथ वाइज जो वेलोसिटी हमेशा गियर घूमता है। तो घूमने से आप अगर पावर ट्रांसमिट हुआ तो टीथ के कनेक्शन से ये हमेशा पावर ट्रांसमिट होता है। तो ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी होता है, ये इसके हिसाब से लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, इन तीनों में हम गियर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, किस तरह का गियरिंग हो रहा है, मतलब समझिए अगर इंटरनल गियरिंग हुआ, एक्सटर्नल गियरिंग हुआ और रैक एंड पिनियन हुआ, तो इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ गियरिंग। गियरिंग मतलब एक गियर के साथ दूसरे गियर का जो कांटेक्ट हो रहा है, जो मेश हो रहा है, वही हम उसे गियरिंग बोलते हैं। अब देखिए, पहले फिगर में अगर हम देखें
इस गियर में ये वाला छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है, इन दोनों का जो कांटेक्ट हो रहा है, देखिए कांटेक्ट टीथ का जो कांटेक्ट टीथ में हमेशा कांटेक्ट होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो ये जो कांटेक्ट है वो एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नली टीथ कनेक्शन हो रहा है, तो इसे हम एक्सटर्नल गियरिंग करते हैं। अब देखिए ये वाला जो गियर का आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला गियर अंदर है, ये बड़ा वाला गियर बाहर है। तो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन हो रहा है, मेस हो रहा है, वो इंटरनल गियरिंग होता है। इसमें एक ख़ास चीज़ है कि ये जो बाहर वाला गियर है, बड़ा वाला गियर, तो इसे हम एनुलर व्हील भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं, इसे हम रैक एंड पिनियन बोलते हैं। रैक किसको बोलते हैं? जो सीधा गियर होता है, टीथ हमेशा पैरा इस तरह से सीधा होता है, ये व्हील नहीं होता। और पिनियन जो है वो व्हील है, छोटा गियर व्हील, उसे हम पिनियन बोलते हैं। इन दोनों का जो कनेक्शन है वो होता है रैक एंड पिनियन, तो इसको हम रैक बोलते हैं। रैक हमेशा याद रखना कि इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है, मूव का डायरेक्शन, और ये हमेशा घूमता है। अब देखिए ये जो गियर है ये तो लीनियर गियर है, मतलब इसका रैक का जो रेडियस है, रैक गियर है, और आप गियर का डेफिनेशन हमेशा जानते हैं कि एक व्हील होता है, टूटेड व्हील। तो ये भी अगर व्हील कंसीडर किए, रैक को व्हील कंसीडर किए, तो रैक का जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वो हमेशा आप देख रहे हैं कि वो लीनियर है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शेफ्ट, अब एक्सिस का जो पोजीशन ऑफ द शेफ्ट है उसके हिसाब से हम गियर को कितने भाग से क्लासिफाई किए। तो देखिए एक होता है पैरेलल, मतलब ये जो छोटा वाला गियर का शेफ्ट इधर है और बड़ा वाला के गियर का शेफ्ट इधर है, तो इन दोनों का शेफ्ट जो है हमेशा पैरेलल रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका पैरेलल शेफ्ट गियर है कनेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है क्या? इंटरसेक्टिंग, मैंने पहले ही बताया कि इंटरसेक्टिंग हुआ, ठीक है। तो ये भी पैरेलल है, ये हेलिकल गियर है। वो पहले वाला जो गियर था वो स्पार गियर था, और ये वाला गियर जो है हेलिकल गियर। इसमें भी आप देखिए इनका शेफ्ट इसका शेफ्ट दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि अच्छा पैरेलल शेफ्ट एक्सिस, ओके। नेक्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग एक्सिस। इंटरसेक्टिंग मतलब देखिए जब दो या तीन ज़्यादा गियर का जो शेफ्ट है, उन शेफ्ट का एक्सिस अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एक्सिस। उसका क्लासिफिकेशन आता है इंटरसेक्टिंग एक्सिस। तो ये देखिए ये वाला एक गियर है, ये एक गियर है, इनका शेफ्ट है, इसका शेफ्ट है ये, इसका शेफ्ट है ये। इन दोनों का एक्सिस आप देखिए इधर एक्सिस है, और इसका इस गियर का एक्सिस इधर है। तो ये दोनों गियर जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम इंटरसेक्टिंग एक्सिस बोलते हैं। तो इस गियर का एक खास नाम है, इसे हम बोलते हैं बीवेल गियर। जनरली बीवेल गियर ज़्यादातर से डिफरेंशियल गियर में देखा जाता है, ठीक है। हेलिकल बीवेल गियर भी होता है, ये वो जो फिगर आप देख रहे हैं ये है हेलिकल बीवेल गियर, ठीक है। और नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग अरेंजमेंट अगर देखें तो इस तरह से होता है, इसका शेफ्ट इधर है, इसका शेफ्ट इधर है, तो दोनों का शेफ्ट है नॉन पैरेलल, ठीक है। और इंटरसेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि वो कॉन्वर्ज हो जाता है, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं होता। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्ट हुआ। इसका एग्जाम्पल होता है कि स्पाइरल गियर भी बोल सकते हैं, या फिर स्क्यू बिवेल गियर हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल गियर और स्क्यू बिवेल गियर। तो जनरली हम अगर पैरेलल एक्सिस गियर अगर बोले, तो इसे हम पहले डिस्कस किए थे। पैरेलल एक्सिस में एक स्पार गियर होता है, एक हेलिकल गियर होता है। तो स्पार गियर में देखिए, स्पार गियर में जो टीथ होता है ना, दोनों टीथ का हमेशा पैरेलल होता है, स्ट्रेट टीथ होता है, ठीक है। लेकिन हेलिकल गियर में टीथ इन कुछ एंगल में रहता है, ठीक है। इस गियर में देखिए ये वाला टीथ हमेशा कुछ एंगल में रहता है, इसलिए ये हेलिकल गियर है, और ये स्पार गियर है। स्पार गियर मतलब स्ट्रेट टीथ होगा। और क्लासिफिकेशन अगर देखें, परपेंडिकुलर एक्सिस अगर गियर होता तो क्या होता, तो वो से हम बोलते हैं ओम एंड ओम गियर। तो ओम एंड ओम गियर देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, एक गियर इधर है, ये वाला गियर इस तरह से है, और एक गियर इस हॉरिजॉन्टल में है। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो देखिए
परपेंडिकुलर ये दोनों गियर कांटेक्ट हो रहा है, तो इसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं। इसका सेफ्ट जो है वो वर्टिकल है और इसका सेफ्ट हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम इसे परपेंडिकुलर एक्सिस गियर बोलते हैं। और बीवेल गियर में कुछ बीवेल गियर में आप देखिए इस तरह का बीवेल गियर जो होगा इसका भी 90 डिग्री कनेक्शन होता है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस गियर हो सकता है। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का ओम एंड ओम गियर होता है। ठीक है, इस तरह से ओम एंड ओम गियर जनरली बहुत सारे ओम एंड ओम गियर में मिलता है। ओम एंड ओम गियर का एक खास चीज़ होता है, इसे हम रिडक्शन गियर भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी जगह पे अगर आपको पावर रिड्यूस करना है, मोशन रिड्यूस करना है, तो हम ओम एंड ओम गियर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो स्पार्क गियर टर्मिनोलॉजी पिछले दिन मैंने एक वीडियो में मैंने बनाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, इसमें सभी टर्म्स का जो डेफिनेशन है मैंने सब बता दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रेशर एंगल क्या होता है। प्रेशर एंगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये एक गियर टीथ है, ये तो गियर टीथ है। ठीक है, अब देखिए इस गियर टीथ में अगर आप देखें तो ये जो है ये पिच लाइन होता है, पिच लाइन और ये पिच पॉइंट। देखिए दो, एक गियर इधर से आएगा, इसका टीथ यहाँ पे कांटेक्ट होगा, इन दोनों के बीच जो पॉइंट है इसे हम पिच पॉइंट बोलते हैं। अब इस पिच पॉइंट पे अगर ये दूसरा जो गियर है उसके टेंजेंट आप ड्रॉ करें, टेंजेंट ये वाला टेंजेंट है उसका, ठीक है, तो इसे हम पिच लाइन बोलते हैं। तो ये जो पिच लाइन है इसके साथ नॉर्मल टू द ये जो गियर है, गियर टीथ है, इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ किए, इस टेंजेंट के साथ फिर नॉर्मल ड्रॉ किए, इस नॉर्मल के साथ ये जो पिच लाइन है इसका जो एंगल होता है वो प्रेशर एंगल होता है। मतलब प्रेशर एंगल हमेशा कैसे ड्रॉ किए, प्रेशर एंगल ड्रॉ करने के लिए हम आपको पहले ये जो दूसरा गियर ये दूसरा गियर है इसका प्रेशर पिच सर्कल है, इसका जो पिच सर्कल है और ये छोटा गियर का जो पिच सर्कल है, इन दोनों का जो पॉइंट है ये पिच पॉइंट है। पिच पॉइंट बराबर जो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होता है ये होता है पिच प्लेन। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट ये होता है, इन दोनों गियर का कॉमन टेंजेंट होता है ये। तो कॉमन टेंजेंट से लेके आप अगर नॉर्मल टू द ये जो टेंजेंट प्लेन आपको दिख रहा है, नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन, इसे हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। ठीक है, तो अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर एंगल देखें तो प्रेशर एंगल अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंगल इम्प्रूव द टूथ स्ट्रेंथ, थिकनेस बढ़ता है, जितना प्रेशर एंगल बढ़ेगा उतना थिकनेस बढ़ता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगर प्रेशर एंगल स्मॉलर बेस सर्कल, प्रेशर एंगल ज़्यादा होगा तो वो बेस सर्कल थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, और प्रेशर एंगल अगर बढ़ा तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पावर ट्रांसमिशन स्पीड में बहुत घूम सकता है। और जो अब देखिए जब पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा और टी थिकनेस भी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा इसमें वायर भी हो सकता है और थोड़ा नॉइज़ भी होगा, क्योंकि बहुत स्पीड में घूम सकता है। ठीक है, प्रेशर एंगल अगर डिक्रीज किए तो उल्टा होगा, मतलब ये तो वायर तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम होता है वो है अंडर कटिंग होता है। मतलब अंडर कटिंग मतलब दूसरे गियर के पिच सर्कल के अंदर आ जाता है, तो उसे हम अंडर कटिंग बोलते हैं। ठीक है, और लो प्रेशर एंगल क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। यही होता है प्रेशर एंगल का मेन सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब देखिए गियर टूथ किस तरह का टूथ मिलता है। गियर में जनरली दो तरह का फॉर्म ऑफ टीथ मिलता है, मतलब दो तरह का फॉर्म या प्रोफाइल मिलता है, एक होता है साइक्लोइडल, दूसरा होता है इन्वॉल्यूट। ठीक है, साइक्लोइडल, ये जो साइक्लोइड क्या है देखिए,
ये पिक्चर आपको दिख रहा है। अगर आपसे इस तरह से रोलिंग करेंगे, ठीक है, एक गियर के ऊपर ये एक गियर है, बी एक गियर है, ठीक है। ए साइक्लोइड इज द कर्व ट्रेस बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सर्कल व्हिच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, समझिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए, और ऊपर एक गियर है, नीचे एक गियर है। तो इसको फिक्स करके, स्ट्रेट लाइन को फिक्स करके, दूसरा गियर अगर रोल किए उसके ऊपर, रोल करता जा रहा है, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इस सर्कल में कोई भी एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट को अगर ट्रेस करेंगे, तो वो पॉइंट जो ट्रेस होगा, वो जो प्रोफाइल देगा, वही प्रोफाइल होता है साइक्लोइडल प्रोफाइल, और साइक्लोइड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इनवॉल्यूट क्या होता है, देखिए इनवॉल्यूट अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये जो फिगर देख रहे हैं आपको, ये होता है इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। लोटस ऑफ पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन व्हिच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रोल्स कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है, अगर ये सर्कल रोल करता रहा, टी जो एक लाइन है, अब देखिए इस तरह से पहले ये रोल करेगा, तो इसका ये जो पॉइंट है, समझिए ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट लीजिए, तो अब ये घूमेगा जब, तो P3 पॉइंट P2 पे आ जाएगा, P2 पे एक टेंजेंट लीजिए, P2 जब घूमता रहेगा इस डायरेक्शन में, तब P2 P1 में आ जाएगा, तो P1 में एक टेंजेंट लीजिए, तो इस तरह से टेंजेंट का आप टेंजेंट पा रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट आप पा रहे हैं, इन टेंजेंट को आप अगर ट्रेस करेंगे, A1 A2 A3 से ट्रेस करते जाएंगे, तो ये जो प्रोफाइल आपको मिलेगा वो हो जाएगा क्या, इनवॉल्यूट टीथ, ठीक है। अब देखिए इनवॉल्यूट और साइक्लोइडल टीथ दोनों में ये इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बहुत इजी है। हम यहाँ पे देखिए इनवॉल्यूट में मेन पॉइंट क्या है, इंटरफेरेंस एग्जिट होता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस डज नॉट एग्जिट, ठीक है। अब देखिए सेंटर डिस्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ इनवॉल्यूट कैन बी वेरिड विद इन द लिमिट विथ चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो। मतलब दो शैफ्ट का जो सेंटर डिस्टेंस है, दो गियर का जो सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो वेरी कर सकता है विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो। गियर का वेलोसिटी रेशियो चेंज ना करके भी चेंज हो सकता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में, लेकिन साइक्लोइड प्रोफाइल में क्या होगा, सेंटर डिस्टेंस टू बी गियर हमेशा मेंटेन किया जाता है। प्रेशर एंगल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग एंगेजमेंट रिड्यूस द एंगेजमेंट ऑफ द टीथ एंड जीरो एट द पिच पॉइंट, स्टार्ट डिक्रीजिंग एंगेजमेंट, ठीक है। प्रेशर एंगल हमेशा याद रखना, जब एंगेजमेंट शुरू होता है, तब जब एंगेजमेंट शुरू होता है दो गियर के बीच, जब बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट होता है, reduce the engagement of the teeth at the end of zero pitch point and start decreasing engagement remain constant and become maximum at the end engagement। ये थोड़ा आप गलत लिखा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस साइक्लोइड और इन्वॉल्यूट का मेन जो फंडा है, इसमें जो प्रेशर एंगल यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम एट द प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट एंड अगेन मैक्सिमम एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट। ये होता है क्या, ये साइक्लोइडल टीथ में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल में प्रेशर एंगल हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। और एक पॉइंट है, इसका जो टीथ, इन्वॉल्यूट का जो टीथ है वो उसका स्ट्रेंथ लो होता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा